बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वली अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें अलिफ टीवी पे। ऑर्गेनाइजेशंस पे मैं पिछले कुछ दिनों पे कुछ तहकीक कर रहा हूँ। जो दो तीन बड़े मसले मुझे नज़र आ रहे हैं, उनमें से आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो HR क्राइसिस का चल रहा है। HR में ले ऑफ्स चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी सुनते होंगे ये टेक्सटाइल मिल्स जो हैं ये बंद हो गई, इस फलां कंपनी ने इतने एम्प्लॉइज़ को टर्मिनेट कर दिया, कुछ लोगों की सैलरीज़ जो हैं वो कम कर दी गई। HR बुलाता है एम्प्लॉय को, वो कहते हैं हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप हम सैलरी को 50% कम कर दें या हम आपको टर्मिनेट कर दें। अब ये सारे क्राइसिस हैं, तो मैं ये सारे क्राइसिस के इसको डील कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे डील करें और इंडिविजुअल वो कैसे डील कर सकते हैं, ये हम तमाम बातें इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ सरफराज शाह साहब मौजूद हैं। ये तमाम बातें इनसे डिस्कस करेंगे और जानेंगे इनका क्या हल है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, अनफॉर्चुनेट आजकल के माहौल है, आप भी सुनते हैं क्योंकि आपका भी ताल्लुक़ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहा है और कर रहे हैं काम आप। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो रही हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेल हो रही हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना बिज़नेस किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें HR के जो क्राइसिस हैं वो ये है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, टर्मिनेशंस हो रही हैं। मालिक एक तकरीर करता है और सबसे माजरत करता है कि वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं आपका साथ छोड़ूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। थोड़ा सा ये बताइए कि ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे वो क्या कर सकते हैं और जो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ हैं वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनाइजेशंस मुल्कों में काम करती हैं और पूरे मुल्क का एक एनवायरनमेंट है जिसमें या फ्लोरिश करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, या स्टेलमेट में जाती हैं, या डाउनवर्ड ट्रेंड इख्तियार करती हैं। आइसोलेशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही अनलेस कि वो किसी ऐसी ट्रेड में हो जो स्लम आ जाए किसी मुल्क में, या किसी और वजह से मुल्क की इकॉनमी नोज डाइव में चली जाए, तो उस माहौल में वो फ्लोरिश कर रही हो। लेकिन एक आधी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। हमारे मुल्क के अंदर चूँकि इकॉनमी की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें इकॉनमी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हाल में नहीं थी। उसका असर ऑब्वियसली बिज़नेस पे आया है जी। तो जब ये सूरत हाल बन जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस के पास कोई तरीक़ाकार नहीं रह जाता कि उसको खड़ा कर सके, क्योंकि वो एक पूरे एनवायरनमेंट में काम कर रही है, आइसोलेशन में तो है नहीं। जी जी। तो वहाँ यही होता है कि फिर एक्सपेंसेस कट कर लिए जाएं। अगर इनकम बढ़ाने का कोई ज़रिया नहीं है तो फिर दूसरा नेगेटिव मेथड ये है कि एक्सपेंसेस कट कर लिए जाएं। वरना बेहतर तो ये होता है कि अगर हालात ज़्यादा दे रहे हों तो फिर इनकम बढ़ाई जाए बजाय एक्सपेंसेस कट करने के। जी। लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है यहाँ, तो वो मजबूरी है। अब इसके अंदर देखने की बात ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज़ के लिए कितने खूबसूरत तरीके से, कितने आला तरीन तरीके से एम्प्लॉइज़ की सर्विसेज से डिस्पेंस विद कर सकती है। सही। उस पर बड़े तरीके से गौर किया जा सकता है। और एक मेथड तो हम ये भी इख्तियार कर सकते हैं कि अगर हमारे फिनेंसेस इजाज़त दे रहे हैं तो बजाय एम्प्लॉइज़ को फारिग कर देने के, जी जी, हम उनको एक सर्टेन पीरियड के लिए, जैसे आपने कहा 50% सैलरी पर रिटेन कर लिया जाए। जी। फिर भी अगर खुदा न खास्ता हालात ना संभले तो 25% पर रिटेन कर लिया जाए। सही। तो उसमें हम अपने एक्सपेंसेस कम कर लेते हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम पर लगा दिया जाए कि जी। बाकी सारे एक्सपेंसेस कट हो जाए। तो इस किस्म के हैं, लेकिन उसके लिए एक तो बड़ी डायनामिक
मैनेजमेंट चाहिए। दूसरा ये है कि क्या कंपनी की माली हालत इसकी इजाज़त देती है, क्योंकि बाज़ ऐसा हो जाता है कि कंपनी लॉस कर रही है, उसको चलाने से लॉसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत इसके कि बंद कर दिया जाए। तो फिर बंद कर देना ही अक्लमंदी है। जी जी, क्योंकि वो बोझ दिन ब दिन जो है वो उसके ऊपर पड़ रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ ज़रा सा इसके बारे में हम थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा हैं, वरना आपने दुनिया भर में देखा होगा कि हर रोज़ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती हैं, हर रोज़ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाती हैं, लोगों को जॉब मिलती है, जॉब चली जाती है। ये वहाँ रूटीन काम है, ले ऑफ कर देना वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। वो आदी हो गए हैं, उनकी इकोनॉमी की नेचर ऐसी है जी जी कि दूसरी जगह पे जॉब मिल जाती है, ये असल बात है ना। या लेकिन हमारे यहाँ तो मुल्क के ओवरऑल सूरत हाल ही कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही, तो इसमें चांसेस कम है। अच्छा, क्रिएटिव सजेशंस कोई बताएं आप। देखें, जैसे एक दफ़ा शेल कंपनी जो है ना वो 1970 में क्राइसिस में चली गई, तो उन्होंने रब्ता किया एडवर्ड डिबोनो से। उन्होंने कहा जी कि आप हमें कोई सलूशन बताएं। मुख्तसर बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा ये आप साइट पे ना स्टोर खोल दें अपने शेल के ना। तो वो एक टाइम ऐसा आया कि एक तो वो क्राइसिस से भी निकल आए, और दूसरा वो जो स्टोर्स की जो कमाई थी वो पेट्रोल पंप से ज़्यादा हो गई। तो कोई क्रिएटिविटी भी कुछ होनी चाहिए कि सलूशन पे, क्या सिर्फ इंसान यही सोचे कि बस कट कर दें चीज़ों को और ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, ये एनालॉजी शायद आज के हालात में फिट नहीं बैठती। वो एक ऑर्गेनाइजेशन का क्राइसिस था जी, मुल्क की इकोनॉमी फ्लोरिश कर रही थी। सही है। वही पहले लफ्ज़ अदा किया था कि आइसोलेशन में काम नहीं हम कर रहे, हमारे ऊपर पूरे मुल्क की इकोनॉमी असरअंदाज हो रही है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन मुश्किल में गई थी, उन्होंने वो मेथड इस्तेमाल कर लिया। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम में जाए, मुल्क की इकोनॉमी फ्लोरिशिंग हो, जी जी, फिर कई एक मेथड निकला सकते हैं, सिर्फ यही नहीं और बड़े मेथड निकल आएंगे। सही। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि वो जो उन्होंने साइड पे डिपो खोले थे वो भी तो आप यहीं खोलेंगे। जी, तो अगर लोगों के लिए बेसिक अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करना मुश्किल है, तो ख़रीदारी के लिए कहाँ कोई निकलेगा। जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है वो तो यही प्रॉब्लम आ रही है ना। तो इसलिए यहाँ पे इस किस्म की चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी। मैंने शुरू में इसलिए क्लियर कर दिया था। जी जी, मसला ये है कि पूरे मुल्क के अंदर क्राइसिस आया हुआ है इकोनॉमी का। तो वो जब थोड़ी सी भी इकोनॉमी उठेगी फिर बहुत मेथड निकल आएंगे, फिर तो कई एक काम किए जा सकते हैं। सही। अच्छा, अब जो टर्मिनेट हो गए हैं उनको तो क्राइसिस आ गया और वो स्ट्रेस में चले गए, फ्रस्ट्रेशन में चले गए, वो क्या करें अब? उनके लिए क्या सजेशन है? उनके लिए तो सजेशन इस वक्त यही है कि दूसरी जॉब की हंटिंग शुरू कर दें। ठीक है। जिन लोगों ने प्रोफेशनल रेपुटेशन कमाई हुई है मार्केट के अंदर, दे आर नोन टू बी एफिशिएंट प्रोफेशनल्स, कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है। अगर 10-20% एक्टिविटी है तो उसमें कहीं न कहीं जगह मिल जाएगी। मुल्क से बाहर जॉब्स देखी जा सकती हैं। ठीक है। तो एफर्ट करना बुनियादी है। वैसे भी हमारे तो दीन भी हमें ये सिखाता कि एफर्ट बड़ी ज़रूरी है, कि इंसान को बाअमल होना चाहिए। तो कोशिश जारी रखी जाए तो कहीं ना कहीं वक्त लग जाता है, ऐसी सिचुएशन में वक्त लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर हम एक काम और भी कर सकते हैं। मैं ग़ालिबन उस वक्त शायद फर्स्ट ईयर में हूँगा, उन दिनों हमारे यहाँ पंजाब में अंग्रेज़ी का अखबार पाकिस्तान टाइम्स होता था जो बड़ा पॉपुलर था जी। डॉन कराची से आता था, लेकिन चीदा पाकिस्तान टाइम्स में एक कहानी छपी
وہ کہانی کیا تھی, لیٹر ٹو دی ایڈیٹر کہانی نما تھا وہ. جی. ایک گریجویٹ تھا غالباً, اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی. نیوز چھپی اخبار میں, اس کے تیسرے چوتھے دن یہ ایک لیٹر ٹو دی ایڈیٹر میں ایک پروفیسر صاحب کا لیٹر چھپا. تو ان پروفیسر صاحب نے لکھا کہ آئی وش کہ یہ بچہ یہ قدم, ایکسٹریم قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے مل لیا ہوتا صحیح. تو میں اس کو کوئی گائیڈ کر دیتا. تو انہوں نے بہت سی مثالیں دے کر کہا تھا کہ اگر وہ شو پالش کرنا شروع کر دیتے, جی. چونکہ پڑھا لکھا تھا تو اس کے شو پالش کرنے میں بھی ایک ندرت ہوتی اور وہ ترقی کر جاتا بڑی جلدی. صحیح. انہوں نے ایک بڑے دکھ سے ایک بات کہی ہوئی تھی کہ ہمارے یہاں جو نوجوان ہے پڑھا لکھا, وہ وائٹ کالر جاب ڈھونڈتا, جی. وہ ایک رکشہ ڈرائیور کا منشی ہونا پسند کر لے گا, خود رکشہ نہیں چلائے گا. رکشہ نہیں چلائے گا. صحیح. تو اس طرح اور بہت سے ٹریڈ میں وہ جا سکتا ہے جو نئی ٹریڈ ڈھونڈ لے. میں نے آپ کو آپ کے کسی پروگرام میں ایک ایگزامپل دی تھی, گوال منڈی میں جو ریسٹوران کھلا, جی. جی. آپ لوگ اجازت نہیں دیتے نام لینے کی, اس لیے نام نہیں لے رہا میں. جی. جی. اور وہ لڑکا نوجوان MBA ہے, اور آپ دیکھیے کس طرح سے. نہیں, نام لیں پلیز, وہ ہماری لوگوں کے لیے بڑی موٹیویشن کا باعث ہوگا, پلیز. وہ شاہد صاحب ہیں, جی. جی. MBA کیے ہوئے ہیں. انہوں نے ریسٹوران جیسے عام ہوتے ہیں وہی بنایا. جی. جی. لیکن اس کے ایک چینج لے آئے تھوڑی سی, جی. اس کی تعلیم کا فائدہ. کوئی. انہوں نے یہ کر دیا کہ صاحب آپ, یہ واک ان ریسٹوران نہیں ہے, اوکے. آپ مجھے 3-4 دن پہلے آرڈر پلیس کیجئے, اوکے. اور مجھے بتائیے آپ کے کتنے گیسٹ آ رہے ہیں, کیا مینیو ہوگا. جب آپ جائیں اگر آپ کے ساتھ ایک فالتو مہمان ہے تو معذرت کر لے گا کہ صاحب نہیں, آپ نے 6 آدمی کہے تھے 7 ہو گئے, 7 میں نہیں آ پائے گا. اور پرائسز اس کی اپنی مرضی کی ہیں جو بظاہر کے مہنگی ہیں, جی. لیکن اس کا ریسٹوران بے تحاشا چل رہا ہے. اب یہ انوویشن ایک انہوں نے انٹروڈیوس کرا دی. صحیح. ذرا سی بات تھی. جی. جی. حالانکہ عام آدمی اگر سنے گا تو کہے گا کہ پاگل تو نہیں ہے. جی. یہ تو اپنے گاہک خود خراب کر رہا ہے کہ اگر گاہک 6 سے 7 آ گئے ہیں تو نہیں, ناٹ اونلی دیٹ کہ ریسٹوران کھولا ہے, واک ان ریسٹوران نہیں ہے. جی. مجھے ایک بار اتفاق ہوا, میں سردیاں تھیں, بہت پرانی بات ہے, میں بھی اراؤنڈ 40 ایئرس بیک. جی. ایک ایمسٹرڈیم میں گیا تھا, تو وہاں اس کی بلڈنگ جو میں نے دیکھی ہوٹل کی, جی. جی. بہت جھنجھلایا کہ یہ کیا کھنڈر میں میری بکنگ کرا دی دفتر والوں نے. اندر گیا تو وہاں ریسیپشن وغیرہ کا کہیں دور دور پتہ نہیں تھا. ایک طرف کو 2-4 صوفے لگے تھے, ایک ٹیبل پہ ایک بچی بیٹھی تھی, اس کے سامنے 2 کرسیاں تھیں. تو وہاں ایک صاحب کھڑے تھے, انہوں نے کہا جی ادھر چلے جاؤ. تو میں چلا گیا, اس بچی سے میں نے کہا یہ نام ہے میرا. انہوں نے کہا بالکل آپ لکی ہیں کہ آپ کو کمرہ مل گیا, ہمارے یہاں کمرے خالی نہیں رہتے, تو آپ ذرا سا وہاں تشریف رکھیں, انتظار کر لیں, کافی پئیں, 1 گھنٹہ لگے گا, کمرہ صاف ہو رہا ہے آپ کا. اوکے. میں نے دل میں کہا کہ کیا ایسی کوئی چیز ہے کہ جی. جی. اس کے بعد وہ بچی آئی میرے پاس, نے کہا یہ ہے. وہاں بیل کیپٹن آیا اور اس نے مجھے لیڈ کیا اپ ٹو مائی روم. تو کمرہ دیکھ کے واقعی امپریس ہوا کہ یس اٹ از ریئلی سم تھنگ. ریسٹوران میں گیا میں, پتہ چلا کہ ریسٹوران میں سوائے وہاں ٹھہرنے والوں کے دوسرا اور کوئی آدمی نہیں آ سکتا. اوکے. وہ ایکسکلوسیوٹی ان کا سلوگن تھا. صحیح. انہوں نے اس کو ایکسکلوسیو کیا ہوا تھا, اور ان کے یہاں کمرہ خالی ملے گا نہیں آپ کو. صحیح. تو یہ ایک چھوٹا سا کوئی ایک نقطہ ہوتا ہے جو سیلز گیمک
جو آپ کو چلا جاتی ہے. تو وہ لوگ اپنا کوئی کام بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے DHA میں ایک چائے کی دکان کھولی 2-3 لڑکوں نے جو لمس کے غالباً پڑے ہوئے ہیں. جی جی میں غالباً کہہ رہا ہوں, آئی ایم ناٹ ویری شیور. جی جی لمس کے پڑے ہیں, انہوں نے چائے کی دکان کھول لی. وہ دار چینی والی چائے, فلاں چائے, فلاں چائے. سننے میں آیا, میں خود تو نہیں گیا لیکن سننے میں آیا کہ بے تحاشا چل رہا ہے. چائے وہی دے رہے ہیں جو دوسرے جی جی ٹی اسٹال دیں گے, لیکن تھوڑا سا اس کو چینج کر لیا انہوں نے, بے تحاشا چل گیا. تو انسان تھوڑی سی تبدیلی لے آئے, ایسی تبدیلی جو کسٹمر کو اٹریکٹ کر سکے. صحیح. تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, پروفیشنلز ہیں. اگر یہ سمجھ لیں کہ محنت کسی قسم کی بھی آدمی کر رہا ہو ماسوائے چوری کے, وہ قابل فخر ہے. صحیح. تو ہم کوئی سا بھی جاب کر سکتے ہیں. تو انہیں کچھ نہ کچھ کوئی بزنس چھوٹا سا جو 4 پیسے انویسٹ کر کے چل جائے, اور اسی طرح کی کوئی چیز. لیکن شاہ صاحب جو ماسٹرز کر لیتا ہے اور کسی آرگنائزیشن میں وہ جاب کر لیتا ہے 4-5 سال 6 سال 7 سال, تو اس کو پھر یہ بڑا آر لگتا ہے یہ جو کام جتنے بھی یہ سارے آپ نے گنوائے. بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک 3-4 اس طرح بچے لمس کے تھے, انہوں نے نان شروع کیا تھا, نیوٹیلا نان, اور وہ چاکلیٹ کا نان بناتے تھے اور ڈفرینٹ نان. اس سے پہلے ہم نے کبھی چاکلیٹ کا نان کھایا نہیں تھا. وہ اتنا میڈیا وہاں پہنچ گیا, اتنے لوگ پہنچ گئے وہاں پہ, ان کی ایک تو فری ساری پبلسٹی ہو گئی اور وہاں پہ رش بھی جو ہے وہ لگ گیا. تو یہ لیکن کرتے نہیں ہیں نا لوگ. یہ ان کو مصیبت لگتی ہے کہ ہمارے کو رشتہ دار دیکھیں گے, ہمارے دوست احباب دیکھیں گے, لوگ کہیں گے تم نے ماسٹرز کیا, تم آرگنائزیشن میں جاب کرتے تھے, یہ کیا کر رہے ہو, شوز پالش کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, ریسٹورنٹ میں کام کر رہے ہو, یہ تم کیا نانوں کی دکان پہ اب کام کرو گے, تم اب چائے بیچو گے. تو یہ جو فیئر ہے نا سر, اس سے کوئی حل بتائیں گے, اس فیئر سے کیسے نکلا جائے؟ نہیں, اس سے تو فیئر سے اسی طرح نکلا جائے گا جیسے یورپ اور امریکہ اس سے نکل گیا. ان کو یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ میں بن کلیکٹ کرتا ہوں. جی. وہ بڑے فخر سے. آپ ان سے پوچھیے کہ آپ کیا کرتے ہیں, میں بینچ کلیکٹ کرتا ہوں, یا میں ہاؤس کلیننگ کرتا ہوں. صحیح. ان کے یہاں یہ فیئر ختم ہو گیا, ہمارے یہاں ہے. جی. شاید اس لیے کہ ہندوازم میں ذات پات, اور وہ ذات پات کی بنیاد پیشے ہیں. پیشوں کی بنیاد پہ ہے. صحیح صحیح. اس نے یہ ابھی تک ہمارے ذہن پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ہم اس سے نکلے نہیں. یہ تو نظام تعلیم ہے جہاں سے یہ شروع ہوگا, اور بچوں کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی جائے گی کہ محنت کوئی بھی ہو وہ اس میں عظمت ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ذہن میں ڈال دیا جائے گا کہ تم بھیک تو نہیں مانگتے ہو, جی جی, سٹے بھون کے بیچ رہے ہو, جی, محنت کر رہے ہو, ہاں بھیک مانگنا بری بات ہے. جب یہ اس کو آپ اس کے ذہن میں ڈال دیں کہ بھیک سے کہیں بہتر, بھیک مانگنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کوئی سی محنت کر لیجئے, وہ کمائی اس سے کہیں بہتر ہے. صحیح ہے. جب ہم بچوں کے ذہن میں یہ ڈال لیں گے تو یہ مسائل ہمارے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. اچھا, لیکن سر وہاں پہ تو من حیث القوم اس بات کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, محنت سے کام کر رہے ہیں یا محنت سے پیسے کما رہے ہیں. لیکن یہاں تو من حیث القوم, رشتہ دار, دوست, پیئرز, پریشر, ابھی تو وہ ماحول نہیں ہے نا یہاں پہ. کہیں سے ابتدا کرنی ہے. ٹھیک ہے. پہلا قدم کہیں سے تو اٹھے گا. نہیں, کیا یورپ میں بھی پہلے ایسے تھا؟ بالکل تھا. ان کو وہ بھی آر آپ سمجھتے ان کی تھے. ہسٹری پڑھیے. جی. ان کا معاشرہ, یہی تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے پریشانی یا شرم کی کوئی بات نہیں ہے. وہ قومیں جن کو آج ہم سمجھتے ہیں ٹاپ آف دا لائن ہے. جی. ٹاپ آف دی ورلڈ پہ بیٹھی ہیں. جی جی. ان کے آج سے 400 سال 300 سال پہلے کے حالات ہم سے کہیں بدتر تھے. لیکن آج سے ایسا ٹھیک ہو گئے. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جی, ہم میں انتظار کرنے کی شاید سکت نہیں ہے کہ ہم قوموں کی زندگی میں
डेकेड्स कोई टाइम नहीं होता। हमें अगर दूसरी कौमों के मादी को देखें और फिर हम ये देखें कि हम 77 इयर्स की में कितना फासला तय कर आए, जी कहाँ से हम चले और आज हम कहाँ खड़े हो गए आके, बावजूद तमाम तर प्रॉब्लम्स के। जी जी तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आज से 200 साल के बाद हम कहाँ होंगे और वो कौमें हमसे 1947 से 300 साल पीछे चले जाए, ये क्या थी, जी। अंदाज़ा हो जाएगा। मैं स्पेसिफिकली आपसे ये पूछना चाहूँगा यूरोप और अमेरिका की बात, जैसे हम ये काम कारोबार से हम अपना महसूस करते हैं कि हमें शर्म आती है कि हमें कोई देख ना ले या हमें कोई ये ऐसे हमें ये नहीं करना चाहिए, छोटा काम है। क्या एग्जैक्टली अमेरिका यूरोप भी ऐसा ही था? इससे बुरा हाल था। अच्छा। इसलिए कि वहाँ माइट इज़ राइट वाला हाल रहा है, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो हाल रहा है। अब आप ये देखिए कि हम टैक्स कलेक्शन पर किस तरह रो रहे हैं। मैं भी रो रहा हूँ, जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी इस्तात से ज़्यादा टैक्स मुझे पे करना पड़ रहा है। रो रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक इंग्लैंड के बादशाह थे हेनरी समथिंग, जी हेनरी थर्ड या हेनरी द सेवंथ, उसके वज़ीर आज़म थे कैंटरबरी। ख़जाने का क्या हाल होगा कि वो कैंटरबरी साहब जब किसी अमीर से मिलते थे जी, तो उससे कहते थे कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत दौलत दी है, कुछ डोनेट करो टुवर्ड्स किंग। जी, किसी गरीब से मिलते थे तो कहते थे कि तुम कंजूस आदमी हो, तो कंजूसी से खर्च करते हो, तुमने दौलत जमा कर रखी होगी, उस दौलत में से किंग को कुछ दो। तो जहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर ये काम करने लगे, जी जी, उसकी हालत क्या होगी। तो उनके हालात हमसे कहीं ख़राब रहे हैं। सही। हम तो अल्लाह का शुक्र है उनकी निस्बत बड़े अच्छे हाल में है। तो ये जो वावेला है कि मायूसी का, मर जाएंगे, कट जाएंगे, ख़त्म हो गया, ये जो वावेला है सारा, ये फिर क्या है? ये मैंने अर्ज़ किया, हमारे यहाँ एक तो इंतज़ार की सलाहियत नहीं रह गई, ठीक है। दूसरा हम शोर मचाते रहते हैं लेकिन ज़िंदा रहते हैं, करते हुए रहते हैं। इस वक्त यकीनन गरीब आदमी पे बर्डन बहुत है, इसमें शक नहीं है। अब वो एक बात जो मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि सब्र और बर्दाश्त में जी, एक बिल्कुल बाल बराबर फ़र्क है, हेयरलाइन डिफरेंस। एक मुसीबत को हम रोते हुए, चीखते हुए, हाय हाय करते हुए सहते हैं तो वो बर्दाश्त है। बर्दाश्त है, ठीक है। उसी मुसीबत को हम खामोशी से सह जाते हैं तो वो सब्र है। सब्र का अजर बहुत बड़ा है सही कि सही। रब ने वादा किया है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। बर्दाश्त का कोई अजर नहीं है, तो हम बर्दाश्त करते रहते हैं लेकिन शोर मचा के। शोर मचा के, बिल्कुल सही। अच्छा, ये सब जो बर्दाश्त है उससे एक जो नेगेटिव इमोशंस है वो आपके अंदर से उभरता है, जबकि सब्र जो है वो आपको सुकून और इत्मीनान की तरफ लेके जाता है। यहीं दीन काम आता है कि अगर अल्लाह पर भरोसा है और इंसान ये सोचता है कि अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे भी नहीं रहेंगे, फिर अच्छा वक्त आएगा, तो आदमी खामोशी से वो बुरा वक्त गुजार लेता है। इसी मुल्क में हम सब ने मज़े भी किए हैं। जी आज अगर हमारे ऊपर बिजली के बिलों का बोझ लद गया जी, और टैक्सीज का बोझ लद गया, तो फिर मैं एक बुज़ुर्ग के पास बैठा करता था, तो एक दिन वहाँ एक साहब आए, वो अब भी हयात हैं। अब वो कुछ कहने लगे, मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने क्या कहना है, तो मैंने इशारा किया मत कहना, लेकिन वो साहब भी मेरे ख्याल डिटरमिन्ड थे, तो उन्होंने बड़े मज़े से उन बुज़ुर्ग से कहा कि जो मैं
बड़ा मुश्किल में हूँ, दुआ कर दीजिए। जी। वो बुजुर्ग मैंने देखा कि मूड बिगड़ा उनका, उन्होंने एक नज़र यूँ देखा और देख के चुप रहे। 2-3 मिनट के बाद उन साहब ने फिर कहा, मैं हालांकि इशारे कर रहा हूँ कि छोड़ दो, मत कहो। जी। जब तीसरी बार कहा तो ये बुजुर्ग उनकी तरफ मुड़े और कहने लगे कि, बोलते इसी अंदाज में थे कि मियाँ अच्छे दिन गुजारने के लिए तुम थे और बुरे दिन कोई और गुजारेगा तुम्हारी जगह। तो बात ये है कि इंसान अच्छा वक्त गुजारता है, बुरा वक्त ये सोच के खामोशी से गुजार लेना चाहिए कि अगर अच्छा वक्त मैंने एंजॉय किया है तो ये थोड़ा सा जो बुरा वक्त मुझ पर आया है ये भी अल्लाह गुजार ही देगा। सही। तो खामोशी से गुजार लूँ मैं, अल्लाह का शुक्र अदा करता करता गुजर जाता है। सही। अच्छा, एक और आपने बात का जिक्र किया कि अगर आप यहाँ कारोबार नहीं मिल रहा या नौकरी नहीं मिल रही तो आप हिजरत कर लें, बाहर चले जाएं। तो एक 2000 से लेके 2023 से लेके और 24 तक, ये तकरीबन 1.5 साल का जो अरसा है, इसमें 1.7 मिलियन 17 लाख लोग बाहर गए हैं। जी। या आपने भी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी। अच्छा, आप इसको क्या समझते हैं, ये बेहतरी है या ये कोई मुल्क का नुकसान है, ब्रेन ड्रेन है या ब्रेन एक्सपोर्ट है, ये क्या है? देखिए, सीधा सीधा अगर देखेंगे तो ब्रेन ड्रेन है। ओके। मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है, लेकिन ज़रा गहराई से देखिए जी, कि यही टैलेंट हमारा अगर बेकार पड़ा हुआ है जी, तो बेकार पड़ी हुई चीज़ तो स्टेल हो जाती है। तो ये बेहतर नहीं कि जितना वक्त ऐसा है कि जिसमें मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं पैदा हो रही और बड़ी जल्दी हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। सही। उतना वक्त ये टैलेंट हमारा दूसरी जगहों पे एक्सपीरियंस कर ले, अच्छा है। तजर्बे में जो एक्सपीरियंस गेन करेंगे उसमें एक तनु आ जाएगा तो वो हमारे अपने मुल्क के काम आएगा। इसको इस एंगल से भी देख लीजिए। लेकिन वो अगर वापस आएंगे तो फिर काम आएगा ना? नहीं, क्यों नहीं आएंगे वापस? अपने अगर मुल्क में जी, मौके हैं तो कौन रहता है गैर मुल्क में? गैर मुल्क में रहना अली अब्बास साहब बड़ा मुश्किल काम है। आप भी जाते रहते हैं, हम लोग तो छुट्टियों पे जाते हैं तो वक्त गुजारना मुश्किल होता है। जी, जी, इसलिए कि वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, जी, उन नेटिव्स के नज़रों में जो हकारत होती है हमारे जी, लिए, जी, वो बर्दाश्त नहीं होती आदमी से। सही कह रहे हैं। तो कौन रहेगा किसी मुल्क में? अपने मुल्क में फ़ौरन आएंगे, जो ही मौके यहाँ पैदा हो गए सभी वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, वैसे शाह साहब, जो लोग PhDs करने के लिए भी गए हैं ना, जो जिनको स्कॉलरशिप पे PhD की उन्होंने AGC ने फंड्स दिए या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ उनको फ़ंड किया, उनमें से भी 95% वापस नहीं आए। उनका मामला ज़रा सा मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा मौके नहीं है। ठीक है। बहुत ज़्यादा मौके नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की R&D की फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक। न हुकूमती सतह पर न प्राइवेट सेक्टर में। तो उनके लिए यहाँ रुक के काम करना मुश्किल होता है। वहाँ उनके पास मौके ज़्यादा हैं, वो रुक जाते हैं वहाँ। लेकिन इंसान अपने जहाँ से ताल्लुक़ रखता है मरकज़ की तरफ लौटता ज़रूर है। तो जिस स्टेज पे भी मुल्क में आते हैं मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन शाह साहब, वहाँ भी वो कोई वो वाला काम नहीं कर रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का? वो कोई टैक्सी चला रहा है, कोई ग्रॉसरी स्टोर पे काम कर रहा है, कोई इसी तरह कोई सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है, वो जॉब दूसरी कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है अली अब्बास साहब, थोड़ा सा हम मिक्स कर रहे हैं दो चीज़ों को। ये जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में PhD किए हुए जी, हैं, जी, वो या तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, रिसर्च का काम करते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। सही। ये PhD हजरात जो हैं, डॉक्टरेट किए हुए या पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री लिए हुए, वो बेहतर अपनी फील्ड की ही जॉब्स में जाते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके यहाँ डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले या पोस्ट डॉक्टरेट वाले वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं हैं।
जितने वहाँ मौके हैं। तो ये चले आते हैं इधर टीचिंग में या फिर रिसर्च में। हमारे यहाँ भी वो सूरत हाल कम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होने को हैं बड़ी जल्दी। मौके हो जाएंगे पैदा। और अच्छा सर, बस मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि एक शख्स है जिसने मास्टर्स किया किसी सब्जेक्ट में, अब उसने जॉब की एक ऑर्गेनाइजेशन में और पिछले 5 सालों से वो जॉब कर रहा है। आप उसको समझ लें कि वो HR डिपार्टमेंट में है या वो मार्केटिंग में है या वो एडमिनिस्ट्रेशन में है। अच्छा, ये सारी जो स्किल्स हैं, इसको जनरल सी स्किल्स हैं, ये कोई पर्टिकुलर हुनर नहीं है, स्किल वैसा नहीं है। अब जब इनको ले ऑफ किया जाता है तो इनके पास तो कोई स्किल नहीं होती ना कि वो अपना कोई कारोबार शुरू कर लें या अपना कोई काम शुरू कर लें। तो स्किल के हवाले से बात कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कौन सी स्किल सीखनी चाहिए जिससे इंसान बेरोज़गार ना हो जॉब से जब उसको निकाला जाए। तो अली अब्बास साहब, मैं थोड़ी सी माजरत आपसे चाहूँगा डिफ़र करने के लिए। अच्छा, आपकी बात से शायद इत्तेफाक न कर पाऊँ। सबसे ज़्यादा मौके जिस आदमी को हासिल हैं जॉब में भी और अपना काम करने में भी, वो सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग। सेल्स एंड मार्केटिंग, सही, तो वो बड़ी स्पेशलाइज स्किल है। ठीक है। इधर सेल्स डिपार्टमेंट से या मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखने वाले। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में बदनसीबी ये है कि हम सेल्स एंड मार्केटिंग को एक ही जगह इकट्ठे समझते हैं। जी जी। हालांकि सेल्स डिपार्टमेंट का काम कुछ और है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम और है। वो बड़ा वसी है, क्योंकि प्रोडक्ट को प्रमोट मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है, ठीक, ऑर्डर फेचिंग सेल्स वाले करते हैं, ठीक। सेल्स इफेक्ट वो करते हैं। इन दोनों के पास बड़े चांसेस हैं अपने बिजनेस में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी, ठीक, क्योंकि ये स्किल्स हर एक आदमी के पास कमी होती हैं। तो इनको तो जॉब बिजनेस फौरी तौर पे मिल जाता है। ठीक, अलबत्ता HR वाला इनके लिए दिक्कत है। तो वो उसी वक्त होता है जब आपके यहाँ इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही है, बिजनेस हाउसेस फ्लोरिश कर रहे हैं, तो उनके लिए दिक्कत ज़रूर आएगी। लेकिन वो भी एक स्किल है। आम आदमी HR का काम नहीं कर सकता। जी जी। तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये मुल्क से बाहर जाके सेल्स एंड मार्केटिंग वाले वहाँ भी कामयाब हो जाते हैं। ठीक, नहीं यहाँ रह के क्या करें, सवाल ये है कि यहाँ बिजनेस में तो अर्ज किया सेल्स एंड मार्केटिंग का। ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग तो मैं बात समझ गया हूँ। अब जो एडमिन का जॉब करता है, जो अकाउंट्स का काम करता है, उसके लिए बहुत से ऐसे काम निकल आएंगे बिजनेस ही में, वो कर सकते हैं। जैसे कोई मिसाल दें, अब अकाउंट्स को किसी ने फारग किया है, अकाउंट्स में उसकी टर्मिनेशन हो गई, वो क्या करे? बहुत आसान सा काम है जी जो ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा तो नहीं कि सारी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई हैं। जी जी। इंटरनल ऑडिटर के तौर पर काम कर ले, वो हर एक को ज़रूरत है। ठीक, क्योंकि वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो छोटी छोटी दुकानों पर भी वो 5-10 शॉप्स पे काम कर सकता है। उनके अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। वो हर एक को ऐसे आदमी की ज़रूरत है ओके, जो ड्रेन हो रहा, लीकेजेस है, वेस्टेजेस हैं, यस, उनको कंट्रोल कर ले। बिल्कुल सही बात। ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। ये लीकेज कंट्रोल जो है, इसके लिए हर मालकान जो है वो इंटरेस्ट। आप कह रहे हैं वो फ्रीलांस कर ले और वो 4-5 दुकानों में या छोटी ऑर्गेनाइजेशन में उनको कहें जी मैं आपको सर्विसेज देता हूँ। मैंने कई एक लोग देखे हैं जो इस तरह फ्रीलांस के तौर पे काम करते हैं, इवन एज ऑडिटर, जी, एज अकाउंटेंट, अकाउंट्स क्लार्क, वो शॉप्स के लिए काम करते हैं। अभी जिस तरह से हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी रिवाज, बल्कि परफोर्स उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इनकी ज़रूरत हर एक को पड़ जाएगी, ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही है। शाह साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इस पूरी गुफ्तगू से जो बुनियादी नुक्ता सीखा है वो ये है कि आप आर महसूस ना करें किसी भी काम करने में। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें कम पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, जैसे कारपेंटर है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, जैसे कोई शॉपकीपर है। अब ये सारे काम जो हैं अगर कोई पढ़ा लिखा शख्स करे या वो छोटी कंपनी बना ले तो बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। वैसे मैंने ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा
جو کہ کوئی ریڑھی لگاتا ہو, کوئی ٹھیلا ہو جس کا, جو کہ پڑھا لکھا ہو. اور دیکھیں اگر وہ پڑھا لکھا ہو, اگر وہ پینٹ کوٹ پہن کے وہ سیل کرے گا تو وہ سارے لوگوں کو اس پہ اٹریکٹ کر سکے گا. ہو سکتا ہے لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں کھینچیں, اس کی میڈیا کوریج ہونی شروع ہو جائے, اس کو ایک ہائپ مل جائے, تو اسی طرح اس کا بزنس جو ہے وہ فلرش کرتا ہے. تو خدا کا نام ہے, آر محسوس نہ کریں. آپ کو رشتہ داروں نے, آپ کے دوستوں نے, آپ کے احباب نے, کسی نے آپ کے گھر میں راشن نہیں ڈالنا آپ آ کے, تو اس ضد میں نہ رہیں کہ یہ کام چھوٹا ہے, یہ کام بڑا ہے. جو بھی کام آپ کو سمجھ آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیں. آپ کا وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے نئے پروگرام ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.